नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजशेखर यादव और नीट पर चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि सीमित इलाकों में पेपर लीक हुआ, जबकि कुछ दिन पहले तक सरकार इसे बिल्कुल नहीं मान रही थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के पेपर लीक से स्पष्ट इनकार किया था। एनटीए ने भी अपने किसी भी प्रेस विज्ञप्ति में पेपर लीक की बात को स्वीकार नहीं किया था, जबकि इसके प्रमाण 5 मई को परीक्षा वाले दिन से ही मिलने शुरू हो गए थे। पहले आर्थिक अपराध इकाई ने और बाद में सीबीआई की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार है और जब तक वो नहीं पकड़ा जाता है तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि उसने पेपर कहां कहां और किन किन प्रदेशों में भेजा और उसे पेपर कहां से मिला। अब तक की जांच में ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये पेपर को व्हाट्सएप के माध्यम से इधर उधर भेजा गया। ऐसे में इस लीक को सीमित स्तर का लीक कहना आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब किसी परीक्षा के पेपर जैसा कोई संवेदनशील दस्तावेज सोशल मीडिया पर आ जाए तो उसके प्रसार की संभावनाएं असीमित होती हैं। एनटीए ने अपने हलफनामे में रैंक इन्फ्लेशन के जो कारण बताए हैं, उनमें पेपर का अपेक्षाकृत आसान होना, सिलेबस का कम होना, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और छात्रों की कॉम्पिटेंस का बढ़ना बताया है। ये चारों कारण ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि विषय विशेषज्ञों के अनुसार पेपर की कठिनाई का स्तर लगभग 2023 जैसा ही था। सिलेबस में कुछ टॉपिक कम किए गए तो कुछ जोड़ भी दिए गए थे और जोड़े गए जो टॉपिक थे वो अपेक्षाकृत काफी कठिन थे। जहां तक छात्रों की बढ़ी हुई संख्या का प्रश्न है, एनटीए यह बताना भूल गया कि वर्ष 2023 में छात्रों की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई थी। रैंक इन्फ्लेशन में सबसे आश्चर्यजनक ये बात है कि रैंक इन्फ्लेशन केवल 520 अंक से ऊपर की श्रेणी में ही दिखाई देता है। यदि एनटीए द्वारा दिए गए कारण सही होते तो रैंक इन्फ्लेशन नीचे के स्कोर्स पर ही दिखाई देना चाहिए था। आज इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीट 2024 के अभ्यर्थियों का एक बहुत ही खास पैनल है। हमारे साथ आज के इस पैनल में उत्तर प्रदेश से हर्षित प्रताप सिंह और पीयूष गुप्ता हैं, बिहार से आदित्य हैं, तमन्ना हैं, अ, संस्कार भारद्वाज हैं, दिल्ली से हर्ष हैं और अनवी गुप्ता भी है। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं हर्षित, आपने रैंक इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, आपकी बनाई हुई टेबल्स हैं वो हमने देखी भी थी। तो सबसे पहले आप रैंक इन्फ्लेशन के बारे में संक्षेप में बताएं कि किस तरह का आपको आपका जो विश्लेषण है उसके बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, संक्षेप में बताएं। अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। सर, जैसा कि कई मीडिया और जितने भी बार बेंच के वेबसाइट, ट्विटर हैंडल से सब हमें आज जानकारी मिली है कि जो एनटीए ने एफिडेविट फाइल किया है रिस्पोंडेंट एज अ रिस्पोंडेंट वंशिका यादव के जवाब में, उस एफिडेविट में कुछ बातें एकदम खुल के सामने आ रही हैं। 6 बातें हैं जिसका कारण उन्होंने समझाया है। 6 बिंदुवार तरीके से उन्होंने बताया है कि क्यों रैंक इन्फ्लेशन हुआ। 6 बात है। पहला है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो मैं इसी से शुरू करना चाहूंगा, मुझे अभी 2-3 मिनट लगेंगे, तो मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में पहले अपना आप बात दे एक दूं। एक करके हम हर्षित एक एक करके हम सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से हमें समझाने का प्रयास करें कि जी जी एनटीए ने क्या जी कहा है जी। और आपका क्या तर्क है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो सर इसमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो पिछले साल साल की तुलना में इस बार 15% बढ़े हैं। जो पिछले साल 20 लाख के करीब थे वो इस बार 23 लाख के करीब हो गए हैं। और इस वजह से जो रैंक इन्फ्लेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इस बात को एकदम सिरे से नकार देना चाहता हूं, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से बढ़े हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो पिछले 4 साल में जब से एनटीए करा रही है, हर साल लगभग लगभग 15% बच्चे एग्जाम में बढ़ते गए ही हैं। चाहे वो 2019 की बात हो जहाँ 15 लाख, फिर 20 की बात हो 17 लाख, 21 की बात हो 18 लाख, 22 की बात हो 20 लाख। ऐसे करते करते ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये हर साल बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें पिछले 4-5 साल में कोई भी ऐसा रैंक इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिला जो कि इस साल देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रैंक इन्फ्लेशन देखने को मिला है वो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में मिला है। तो इसका बिल्कुल, जवाब इसकी एनटीए को बात हम देना करेंगे। चाहिए। इसकी बात इसकी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा।
और वर्ष 2022 से 2023 के बीच में जो रैंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का की संख्या में जो वृद्धि थी, वो इस वर्ष जो संख्या में वृद्धि हुई है उससे कहीं अधिक थी। मेरी जानकारी के अनुसार 2022 से 23 में 15% छात्रों की वृद्धि हुई थी और 2023 से 24 के बीच में 14% छात्रों में वृद्धि हुई है। तो हर्ष हर्ष में आप अनम्यूट करें। और हर्ष मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी हर्षित ने बताया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो तो जो एनटीए ने एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या में तो हर साल वृद्धि होती है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, एनटीए द्वारा कहा गया कि जो इस बार का पेपर था वो काफी आसान था और इसी वजह से स्टूडेंट्स है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो आपका क्या विश्लेषण है, आपके साथियों का क्या सोचना है, और आपके टीचर्स ने जो डिफिकल्टी लेवल था उसके बारे में उनका क्या असेसमेंट था? सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ खुद ही। मैंने पिछले साल भी नीट दिया था, तो मुझे पता है कि पेपर में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। पिछले साल जो लेवल था, आज जो लेवल है, वो लगभग लगभग सेम ही है। तो ये चीज कहना, क्या कहते हैं कि पेपर में बहुत ज्यादा इजी आ गया, ये चीज तो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि इन्होंने कहा था कि हम सिलेबस कम कर देंगे, पर इन्होंने ऐड ऑन भी करा है। इन्होंने लॉजिक गेट्स से हटा दिया था, बट उससे 2 क्वेश्चन आए हैं। रेडियो एक्टिविटी हटा दिया था, उससे 1 क्वेश्चन आया है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड करी, उससे 3 क्वेश्चन आए हैं। और एक क्वेश्चन तो गलती दे दिया इन्होंने बायो में भी, जो एनपीपी जीपीपी वाला था। फिर टाटा बॉक्स जैसी चीज जो एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, हमें आकाश वगैरह में भी नहीं पढ़ाते, वो चीज भी इन्होंने डाल रखी है। तो ये कहना कि पेपर इजी था, ये तो सरासर गलत है। ये सिर्फ एक चीज छुपाने वाली बात है। बिल्कुल। संस्कार, संस्कार आप अपने को अनम्यूट करें और हमारे को सब्जेक्ट वाइज बताने का प्रयास करें कि आपका जो असेसमेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो डिफिकल्टी लेवल था, यदि हम पिछले 2-3 वर्षों से तुलना करें तो किस पेपर को आप किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? सर, पिछले 2-3 वर्षों में जैसे बायो का ट्रेंड दिखा जा रहा था, तो बायो 22 में थोड़ी कठिन थी, 23 में आसान थी। इस बार मैं कहना चाहूंगा बायो पिछले बार से थोड़ा आसान थी, क्योंकि उसमें 33 क्वेश्चन आ गए थे मैथ द फॉलोइंग वाले। पर उसको बैलेंस सर, इस बार फिजिक्स बहुत ज्यादा लेंदी थी और बहुत बच्चों का सवाल छूट गया, फिजिक्स में बना भी नहीं पाए। छोड़ गए। जैसे जल्दीबाजी में सर मेरे खुद 3 क्वेश्चन छूट गए, जबकि मेरे 648 मार्क्स हैं, आप समझ सकते हैं। और बहुत टाइम टेकिंग था। तो सिर्फ पेपर आसान नहीं है, आप कितना टाइम लग रहा है आपका बनाने में। जैसे अगर वो फिजिक्स वाला एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ गया था, तो हम लोग को छोड़ना पड़ गया कि अगर हम कुछ भी मार देंगे तो दोनों में कहीं माइनस मार्किंग ना हो जाए। तो सर वो भी एक पॉइंट है। और सर पेपर का लेवल एकदम पहले की तरह ही था, कोई बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं था। और बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग था। और सर बायोलॉजी में भी बहुत सारे एमसीक्यू थे ऐसे वाले जिसमें मैच कराना पड़ता है, आपको चारों मिलाना पड़ता है, क्योंकि कोई एक भी अगर गलत किए तो आपका इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चक्कर में बच्चे बार बार उसको डबल चेक करते हैं, तो और समय लगता है। और वो समय कम बचता है तो वो सिली मिस्टेक दूसरे जगह कर देते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल सर मैं बताना चाहूंगा, बल्कि 23 से थोड़ा मैं एक लेवल ज्यादा कहूंगा, उसको एक लेवल कम नहीं कहूंगा। और एक अगर लेवल ज्यादा कहेंगे, बिल्कुल। यस सर, क्योंकि सर हाँ, इसको प्रूव खुद कंप्लीट। ब्रजेश महेश्वरी सर ने, जो एलिन के थे, उनके यहाँ तो शुरू में रिजल्ट आए थे ना बच्चों के, तो उन्होंने क्यों कहा कि पेपर कठिन आया है, 615 मैक्स टू मैक्स जाएगा कट ऑफ, क्यों 5 ही नंबर बढ़ाया उन्होंने? क्यों नहीं सर? अगर उनको जैसे अंदाजा लग गया होगा ना कि पेपर बहुत आसान है, तो बहुत नंबर बढ़ा देते कि 625-30 चल जाएगा। उनने भी कहा कि नहीं, बैलेंस हो जाएगा, 615 तक ही आ पाएगा, बच्चे बढ़े हैं तो पेपर भी कठिन हुआ था। तो इस बात को सर हम लोग नहीं मान सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी सर। जी। पीयूष 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 गुप्ता, जी सर, नमस्ते सर। अनम्यूट करें। आपका 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 स्कोर कितना है? और एनटीए का कहना है कि इस बार जो पेपर था उन्होंने जो वर्ड यूज किया अपने हलफनामे में कि मॉडरेट टू इजी था, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? और आपके दोस्तों की क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर देखिए, एक तरह से देखा जाए तो जो ये नीट 2024 है, ये त्रासदी के रूप में एक सामने आ रहा है। और सर, जैसा कि अभी तो न्यूज चैनल में कुछ समय पहले तक मतलब 24 घंटे ही न्यूज चल रही थी कि पेपर पूरे इंडिया में लीक हो रहा है। झारखंड में आया, बिहार में आया, हरियाणा से तो स्टार्ट ही हुआ था, फिर यूपी के भी तार कहीं ना कहीं से मिलने लगे। और एनटीए बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं कि पेपर जो लीक हुआ है वो लोकलाइज्ड है। लेकिन सर, आप जान सकते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जमाने में कुछ भी लोकलाइज्ड नहीं होता है। लो। और आप देख रहे हैं इतने स्टेट्स में जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार,
अब इन सब जगहों पे एलिज हो चुका है कि पेपर लीक हो रहा है, सबसे ज्यादा भी पॉपुलेशन यहीं पर है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ये बड़े लेवल पे लीक नहीं हुआ है, हालांकि पेपर बड़े लेवल पे ही लीक हुआ है, तभी इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन आया है। और सर जैसा कि अभी संस्कार ने कहा था कि पेपर बायो का थोड़ा इजी था, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है सर, क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग होता है सर, इस समय पे हम लोग को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से उसको मैच करना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस तरह की चीजें बहुत सिली मिस्टेक से गलत हो सकती हैं। तो इस वजह से सर पेपर लेंथी हो गया था बायो का ही, जहां पे हम लोग मान के चलते थे कि बायो का पेपर सॉल्व करने में 45 मिनट्स हम लोग मैक्सिमम देंगे, आपको सर 1 आवर पूरा लग गया है। और सर ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, मैंने जब हॉल से मैं निकला था, तो मैंने काफी बच्चों से बात पूछी भी थी, मैंने अपने बैच वाले बच्चों से भी पूछी थी, तो वो लोग यही कह रहे थे कि हाँ बायो का पेपर भी लेंथी था। अब से बायो का पेपर लेंथी होने की बिल्कुल वजह से आप देखिए कि हम लोग को कम टाइम मिला जो हम लोग फिजिक्स के लिए रिजर्व करके रखते थे। और सर फिजिक्स भी ओवरऑल आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले कठिन ही थी। तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन आना चाहिए था, ये बस हुआ है पेपर लीक होने की वजह से, जो एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है और एनटीए से छुपाने की कोशिश कर रही है। चलो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि डिफिकल्टी लेवल का हम एक स्केल बनाएं और उसमें 2023 के पेपर को हम 10 में से 8 का स्कोर दें, यानी इस स्कोरिंग सिस्टम में 0 सबसे आसान है, 8 मुश्किल है और 10 सबसे मुश्किल है। 2023 के पेपर को यदि हम 8 आउट ऑफ 10 दें, तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि 2024 के जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिफिकल्टी लेवल में आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? हर्षित आप बताएं, उसके बाद हर्ष, फिर संस्कार, सभी अपना स्कोर दें। थैंक यू सर। ऐसे सर एक ऐसे एब्सोल्यूट बताना तो मुश्किल हो पाएगा कि अगर हम 23 को 8 दे दें तो 24 को कितना देंगे, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज अगर बताना चाहें, 23 और 24 का कंपैरिजन किया जाए 10 के स्केल पे, तो मैं फिजिक्स को 2023 में 10 की रेटिंग पे 7.5 देना चाहूंगा, और 2024 को मैं 8 देना चाहूंगा। केमिस्ट्री को मैं 2023 में 8.5 देना चाहूंगा, और 2024 में 8 देना चाहूंगा। बायोलॉजी को मैं 8 देना चाहूंगा 2023 में, और 2024 में 7.5 देना चाहूंगा। अगर हम टोटल स्कोर को 30 में ऐड कर लें तो हमारा बनता है 7.5, 8.5 और 8, यानी 8, 16, 24, 30 आउट ऑफ 24 2023, और 2024 में ये स्कोर बनता है 23.5, यानी 0.5 का जो डिफरेंस आ रहा है 2024 के ओके, पेपर 0.5 रेटिंग स्केल पे कम। बस इतना बिल्कुल कहना ठीक चाहूंगा। है, आपने करीब करीब बराबर माना है। तमन्ना आप बताएं, आप 2023 का पेपर यदि कंप्लीटली हम उसको 8 आउट ऑफ 10 दें, 2024 के पेपर को आप कितना स्कोर देना चाहेंगे? सर ओवरऑल अभी पेपर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स 8.5 टू अप्रॉक्स 9, जस्ट नॉट बिकॉज कि वो पेपर इजी टू मॉडरेट था, इसलिए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लेंदी था। अगर मैं कोई भी पेपर टेस्ट में 2 घंटा या 2 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट करती थी, तो मेरा नीट का पेपर 2 घंटे 40 मिनट में हुआ था। तो लेंदीनेस के कारण मैं एक रैंक और बनाना चाहूंगी। अनवी, अनवी आप बताएं, डिफिकल्टी लेवल पे आप 2024 के पेपर की तुलना 2023 से कैसे करती हैं? सर 10 के स्केल पे 2023 जैसे आप 8 बोल रहे हैं, तो मैं उसको 8.5 दूंगी। और इसलिए भी क्योंकि फिजिक्स इसमें बहुत मेजर प्ले रोल करता है कि उसने इतना उसको लेंदी बना दिया था कि मेरे खुद के 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे। तो मैं उसको 8.5 दूंगी। 9 भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट 8.5 इज। बिल्कुल, हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। संस्कार आप बताएं, आप कितना स्कोर देना चाहेंगे? सर मैं भी वही 8.5 से 9 के बीच में दूंगा सर, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था, क्वेश्चन छूट गए थे। पेपर तो कठिन था सर, वो तो हम लोग ड्रॉपर हैं तो हम लोग आदित्य, बता सकते हैं। आदित्य आप क्या स्कोर देना चाहेंगे? यदि 2023 सर को हम 8 दे तो 2024 को? सर मैं 2024 को 9 देना चाहूंगा, बिकॉज लास्ट ईयर के कंपेयर में, लास्ट ईयर भी मैंने एग्जाम दिया था, सो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल की जो फिजिक्स थी वो काफी लेंदी थी, और फिजिक्स जो होता है वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सो मेरे हिसाब से इस साल की फिजिक्स काफी टफ होगी मेरी, और लेंदी। बिल्कुल, कुल मिला के जो ये हाउस है आज हमारा बच्चों का, और आप सभी का स्कोर आपने बताया कि 600 प्लस है,
तो डेफिनेटली आप ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और 610-15 से ऊपर जिसका भी स्कोर था उसको ये अपेक्षा की जाती है कि उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप सभी मेधावी स्टूडेंट्स हैं, और आप सभी का एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो ये है कि 2023 की तुलना में 2024 का जो पेपर था वो थोड़ा मुश्किल था। और फिजिक्स के बारे में खासतौर से सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि फिजिक्स का तो इतना लेंथी था कि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं छूट गए थे। तो एनटीए का ये तर्क कि पेपर आसान था, तो ये हमारी जो आज का जो हमारा जो ओपिनियन पोल है उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है, और हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। अब यदि हम बात करें सिलेबस की, तो एनटीए ने अपना जो हलफनामा यानी एफिडेविट होता है उसमें ये लिखा है कि करीब 22 से 25% है वो सिलेबस कम हुआ। पहली बात तो सिलेबस का जो कम होना, उससे कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ेगा ये कहना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप सभी से समझना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। अनवी, आप बताएं। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं कि आप जो सिलेबस कम होने की बात है उसको कैसे देखती हैं। सर सिलेबस इतना भी कम नहीं हुआ था कि रैंक इतना ज्यादा उछाल करेगी और मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स 655 से ज्यादा हो जाएगी, इतना भी उन्होंने सिलेबस कम नहीं किया था। उन्होंने वैसे भी वो चैप्टर्स उठाए थे जिनकी आप कह सकते हैं, जिनकी क्या कहते हैं, जो जो बहुत कम पूछे जाते थे, मतलब वो एक एक क्वेश्चन होते थे, एक आध क्वेश्चन होते थे वो हर चैप्टर से। तो वो उनकी बस 4 मार्क्स या 8 मार्क्स, उससे ज्यादा उनसे नहीं पूछे जाते थे। उनको उड़ाने से रैंक इतनी ज्यादा उछाल गई, इसका कोई भी बेसिस नहीं बनता है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है। और और बात अगर करें डिडक्शन की, तो उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि उन्होंने इसमें एडिशन भी करी है, कि उन्होंने इसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी डाली है। फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो उन्होंने डाला। केमिस्ट्री में जो उन्होंने प्रैक्टिकल का सिलेबस डाला वो डाला। फ्रॉग जो हम ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, और उसमें आई थिंक एफिडेविट में कहा भी गया है कि फ्रॉग उनके बच्चों के लिए जो पैंडेमिक में इफेक्ट हो गए थे, नए सिलेबस में है ये, तो इसलिए हमने फ्रॉग भी डाल दिया। चलो, ये सब एडिशंस भी हुई है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है एफिडेविट में। और वो कह रहे पी ब्लॉक पूरा रिमूव कर दे, जबकि ये भी सच नहीं है। एस ब्लॉक एस ब्लॉक रिमूव हुआ है, पी ब्लॉक में से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। तो ये बात कह देना, वो भी इतने बड़े, मतलब उसमें एफिडेविट में वो भी सरकार से, कि भाई पी ब्लॉक हट गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। पीयूष, सर आप इसमें कुछ मैं कहना अनवी चाहेंगे सिलेबस के अनवी बारे के में? बाद में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात। बिल्कुल। सर सर जैसा इन्होंने कहा कि ये हमने इतना पोर्शन डिलीट कर दिया है, इतना पोर्शन डिलीट कर दिया है, तो पहली बात तो यहाँ पे जितने बच्चे बैठे होंगे आप सबसे पूछ लीजिए कि एनटीए ने जब सिलेबस जो अपना खुद से बताया नहीं था कैटेगोरिकली कि हमने ये डिलीट किया है, ये ऐड किया है, उन्होंने एनएमसी का जो सिलेबस का वो पीडीएफ था उसको जस्ट पोस्ट कर दिया। तो बच्चों के मन में एक पहले से ही एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन था कि क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है। तो बच्चे सेफ्टी के लिए सारा सिलेबस पढ़ रहे थे, कैटेगरी ये नहीं बताया कि हमने ये पी ब्लॉक में ये डिलीट किया है, फिजिक्स में तो कुछ डिलीट नहीं किया जबकि ऐड कर दिया है। केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर ऐड किए जो स्टार्टिंग के थे, सॉलिड स्टेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया। तो ये सब चैप्टर ऐसे थे जो इजी टू स्कोर थे, 2 पेज के चैप्टर होते थे, बच्चे पढ़ के इसमें नंबर स्कोर कर लेते थे। लेकिन इसकी जगह पूरा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिल गया। और फिजिक्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था, पहली बात। और बायोलॉजी में एक चैप्टर डिलीट हुआ था 12th की बायोलॉजी में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको डिलीट नहीं मान सकते क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है, तो चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिक्स आने पड़ेंगे। और दूसरा चैप्टर था स्ट्रेटेजी इन एनहांसमेंट, जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ लेता है, एनिमल ब्रीडिंग क्लास 10 की बायोलॉजी में है, तो उसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी बच्चा क्लास 10th और 8th में पढ़ता ही है, तो उसको भी पता होता है, वो डिलीट करके कोई उन्होंने बर्डन और बढ़ा ही दिया है क्योंकि ये इजी टू स्कोर था। और सेम वही ट्रांसपोर्ट चैप्टर जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा क्लास 10 में पढ़ लेता है, तो उन्होंने डिलीट वही किया है जो ऑलरेडी सबसे इजी पोर्शन था। तो इससे उन्होंने टफनेस और बढ़ा दिया, और इन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा था कि भाई हम ये चैप्टर डिलीट कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा था कि पी ब्लॉक में से कंपाउंड्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हाइड्रोजन में से ये आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन बना के रखा कि इंसेक्ट आएगा, अब में कॉकरोच का चैप्टर आएगा कि फ्रॉग का चैप्टर आएगा। तो बच्चों को पता ही नहीं था, एग्जाम के एक दिन पहले तक भी नहीं पता था कि सच में डिलीट क्या हुआ है, क्या ऐड हुआ है। तो इस वजह से सेंस ऑफ कंफ्यूजन बिल्कुल। बच्चे उसके
बैकअप के लिए पूरा पढ़ रहे थे। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि इन्होंने डिलीट करके बर्डन हटाया। एनटीए अपने जो हलफनामा है उसमें लिखता है कि फर्दर मोर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द नीट 2024 वर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द बुक्स which are universally used and accessible to students across the country. हेलो सर, एनटीए हेलो का हेलो कहना है कि जो यूनिवर्सली तो संस्कार आप से समझना चाहूंगा कि जो सिलेबस पे एनटीए का था उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? सर सिलेबस जो है आप देखेंगे, अगर उनने डिलीट किया था तो ऐसे भी जैसे 100 चैप्टर से पहले भी तो सबसे तो क्वेश्चन दे नहीं पाते थे कभी भी, तो उनको दिखाई दिया कि जो थोड़ा सा पहले बच्चे पढ़ चुके हैं या कम यूजफुल हैं तो वो डिलीट कर दिए उनने, जो कि स्कोरिंग थे हम लोग के लिए। हम लोग पॉलीमर से खुश होते थे क्योंकि उसका नोट्स एक पेज में हो जाता था, रिवीजन भी जल्दी हो जाता था, और सर उससे मार्क्स जल्दी गेन कर लेते थे हम लोग। रैदर देन आप देखेंगे कि अब जैसे पिछले बार बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सिर्फ एक क्वेश्चन आया था और इस बार 3 क्वेश्चन आया, और बहुत बच्चों के लिए वो सब कठिन चैप्टर हैं। बल्कि उसके अलावा डाइजेशन में नंबर लाना उनके लिए इजी है क्योंकि वो क्लास 8 9 10 से पढ़ रहे हैं उन सब चीजों को। और सर जैसे उनने कहा किताब के ऊपर लेके कि जो एनसीईआरटी उनने नई बना दी थी कोविड के बाद, तो वो यूनिवर्सल है, बच्चे उससे पढ़ेंगे। तो उसमें सर कॉकरोच चैप्टर कहीं नहीं दिया हुआ, मतलब चैप्टर में कॉकरोच टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है। और उनने सर फ्रॉग का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है, बल्कि उसमें कॉकरोच के 2 क्वेश्चन थे और बहुत बच्चे वो गलत करके आए हैं। तो सर ये फिर कैसे उन्होंने कहा दिया है कि जो नया किताब दिया उसके हिसाब से दिया है, ये सब देखने वाली पॉइंट है। और सर इसमें एक बिल्कुल हर्षित और बात आप मैं करना चाहूंगा सर। देखिए इन्होंने कहा अपने एफिडेविट में कि पेपर वाज मेड फ्रॉम अ बुक विच इज यूनिवर्सली अवेलेबल। वो एनसीईआरटी लिखे तो नहीं है एफिडेविट में, लेकिन उसको मेंशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी से पेपर आज से नहीं है, 2010 से बनता है, जब से सीबीएसई ने इसको कराना शुरू किया, पहली बात। और दूसरी बात, सर जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी कोचिंग के टीचर होते हैं, उन सबका एक एक कॉमन ओपिनियन होता है कि भाई फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उनके पल्ले ना पड़ रही है, तो बच्चों के पल्ले कैसे पड़ेगी? क्योंकि वो सर एक रिसर्च स्टैंडर्ड बुक की कॉपी पेस्ट। आप वो एनसीईआरटी की किताब को देखेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसके डेटा इतने गंदे हैं क्योंकि वो लैब के डेटा है, वो ऐसे कोई ऐसे रेफरेंस बुक के डेटा नहीं है। तो वो एक बर्डन हो जाता है कि बच्चों को भाई हर टेबल, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया हम एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो एनसीईआरटी से किस टेबल से पूछ लें, किस डायग्राम से पूछ लें। और सर एनसीईआरटी आप देखेंगे तो फिजिक्स 11 में 2 मोटी मोटी बुक हैं, 12th में 2 मोटी, यानी 4 बुक फिजिक्स की, 4 बुक केमिस्ट्री की और 2 बुक बायोलॉजी की, 10 बुक। तो 10 बुक ऐसा नहीं है कि 10 बुक में से मतलब एक उसका बेसिक बेसिक पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जो मन कर दिया। डेटा पूछ दिया, समरी पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन में अगर डेटा 2.3997 तो 3998 ऑप्शन में दे देंगे, और आप 7 नहीं मारोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, ये अपने आप में बहुत टफ बुक है, क्योंकि इट इज नॉट एक राइटर की बुक नहीं है। इसको 100 राइटर ने मिलके, जेएनयू के प्रोफेसर ने मिलके, एक जो इंटरनेशनल रिसर्च चलती है लैब में, रशिया के लैब में, यूएस के लैब में, उसका डेटा उठा के कुछ भी कॉपी पेस्ट, ये किसी पब्लिशर या राइटर ने अपने हाथ से नहीं लिखी है ये बुक। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इट्स अ बर्डन फॉर स्टूडेंट टू रीड एनसीईआरटी, और शायद ही यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं एक बार भी सिंगल रीडिंग लगा पाए हो एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर ये माँ बोल दे तो मैं मान जाऊंगा। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी वो पूछते हैं, तो बायोलॉजी पूछते हैं तो इतना आसान नहीं होता है, वो ग्रामर से भी आपके साथ खेलते हैं। वो बोलते हैं दिस इज नॉट अ कॉकरोच, दीज आर नॉट अ कॉकरोच, इज और आर में वो आपसे फिर वो क्वेश्चन गलत करा ले जाते हैं। तो इस ये एकदम बेतुकी बातें हैं। अब ये स्टेटमेंट पूछने लगे, मतलब एक स्टेटमेंट दिया, 2 स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट में इस की जगह आर है, आर की जगह इज है, तो उसको गलत मान लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक आवाज से नहीं, 2010 से पेपर बन रहा है, तो ये आज कोई नई बात नहीं है, ये 14 साल से हो रहा है और आगे भी होएगा। एक और बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ी है। तो कॉम्पिटेंस यदि बढ़ती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो केवल 2024 में बढ़ी होगी। निश्चित रूप से जब स्टूडेंट्स के पास लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से हो या रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हों, कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो, तो हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटेंस तो बढ़ती है बच्चों की। तो क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि 2024 में खासतौर से कॉम्पिटेंस इतनी बढ़ी कि रैंक में 55 नंबर का इन्फ्लेशन देखने को मिला? तमन्ना, आपका क्या कहना है इस पे? और फिर उसके बाद मैं अनवी से समझना चाहूंगा। सर मैं टोटली इस फैक्ट से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि जब एनटीए अनाउंस किया था कि सिलेबस रिड्यूस होगा, तो पहले तो बहुत बच्चों के अंदर एक रश था कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इवन जो डेंगू, चिकनगुनिया या फिर अदर फैमिलीज ऐड हुए थे, वो कहाँ से किया जाए। तो वो तो पहले तो इनिशियल वीक्स में एक था कि मोरल डाउन हो रहा है कि आप कहाँ से क्या करें।
तो कॉन्फिडेंस गेन करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और रहा बात कॉन्फिडेंस, तो चलो वो तो अगर हम सिलेबस बार बार वो चीज पढ़ते हैं तो वो हर साल का ही है, कोई नया आज 2024 में कॉन्फिडेंस गेन नहीं हुआ था। बिल्कुल। अन्वी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस क्या 2024 में आपका बैच, आपने कौन सा एप्पल खाया, कौन सा बॉर्नवीटा पिया, जिससे आप लोगों की कॉम्पिटेंस इतनी बढ़ गई कि आपने 55 नंबर का जंप दिला दिया? क्या सर खाया हमें था ऐसा आपने? बॉर्नविटा ऐसा एप्पल मिलता कि भाई हम भी 700 प्लस स्कोर कर लेते तो हम भी खा लेते। कौन छुपाता उस चीज को। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जैसे स्लॉट होता है कि भाई 620 से 720 इतने बच्चे हैं, 520 से 620 इतने बच्चे हैं। इस साल क्या हुआ है, पिछले साल 18,000 कुछ बच्चे थे जो 620 से 720 लाए थे, मार्क्स लाए थे। और इस बार वो हो गए 58,000। और बाकी में अगर मैं बात करूं दूसरे स्लॉट की, 520 से 620, वो थे 91,000 पिछले साल। और इस साल वो है 1 लाख। डिफरेंस देखिए तो 9,000 का या 10,000 का मान लीजिए, 10,000 का डिफरेंस आता है 520 टू 620 वाले स्लॉट में। तो इसमें इतने ज्यादा बच्चे कहाँ से आ गए, और रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये रेशियो बटी ही नहीं हुई। क्योंकि हम देखें, मैंने डेटा लाई हुई हूँ यहाँ पे, अब आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो क्वालिफाइड जो है, बार बार एनटीए ये बोलता है अरे बच्चे बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए। लेकिन जो जितने बड़े हैं वो भी कांस्टेंट है, वो भी एकदम बराबर है। क्वालिफाइड जो है वो भी 56% है, सेम है बिल्कुल। हर साल 56% ही क्वालिफाई करते हैं, वो भी सेम है। और जो ये काउंट है वो भी सेम है। तो ये 200% से कैसे बढ़ सकता है? 222% आया है उछाल इसमें 620 से 720 के बीच। ये जो स्लॉट है, और इसमें सबको पता है कि भाई इसमें तो आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो जब वो, अब इसमें इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? बाकी सब स्लॉट्स हम देखिए बिल्कुल बराबर है, इंक्रीज बराबर है, क्वालिफाइड बराबर है। और तो ये 620 से 720 जो बच्चे लाए, ये एकदम से कहां से बढ़ गए? ये बिल्कुल कोरिलेशन नहीं बैठता इसका, और इसमें जरूर डालने है काला कुछ, और बहुत ज्यादा काला है। पीयूष, पीयूष, आप अभी मुस्कुरा रहे थे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कॉम्पिटेंस वाला जो इन्होंने कहा है कि 2024 के स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस बढ़ी है, आपका तो 9-10 तो कोविड में ही चली गई थी। तो मुझे लगता है कि आपकी काफी कॉम्पिटेंस तो एक कोविड जैसी है। पेंडेमिक में आपने जब घर पे बैठ के पढ़ाई की, तो उल्टे ये तो कह रहे हैं कि आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ गई। तो ये कोविड का इफेक्ट है कि क्या आप लोगों की कॉम्पिटेंस बढ़ गई? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है कि सर कॉम्पिटेंस एक ही साल में बढ़ गई। ऐसा कोई लीप ईयर का इफेक्ट तो है नहीं कि 2020 में बढ़ी फिर 2024 में बढ़ रही है कॉम्पिटेंस अचानक से। ऐसा तो सर कुछ भी नहीं है। और सर एक बात ये थी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने पोर्शन डिलीट किया है। अगर सर आप बात करें केमिस्ट्री की, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिमूव किया। लेकिन आप देखिए फिजिक्स में तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिर भी है। तो उसको रिमूव करने का कोई एक तरह का मतलब है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको सेम चीज पढ़नी है। फिजिक्स में उन्होंने हटा दिया इलेक्ट्रिसिटी से कलर कोडिंग वाला। सर कलर कोडिंग वाला बहुत इजी होता था, उन्होंने वो हटा दिया। केमिस्ट्री से हटा दिया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। जो सर, और हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सर एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो ऐसे थे कि वो एक पेज में आ जाते थे। यूजुअली उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे या तो फ्लेम्स के ऊपर, या फिर उनकी कुछ रिएक्शंस थी उनके ऊपर, या फिर वो अमोनिएटेड एनायन वाला क्वेश्चन पूछा जाता था। अमोनिएटेड एनायन और कैटायन से वो रिपीटेड था। सब वही चीजें थी ज्यादा पूछी जाती थी, उनको उन्होंने हटा दिया। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ डिलीट किया है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि वही चीजें हैं जो मतलब बहुत ही इजी थी, या फिर बहुत ज्यादा वो थी जो मतलब बहुत कम पूछा जाता था। उन्हीं को हटाया। तो सर मुझे नहीं लगता कि जो डिलीटेड पोर्शन वाला है उससे ज्यादा मतलब फर्क पड़ना चाहिए। और बात सर यही है कि पेपर एक बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है। इस चीज को मतलब अब कितने ही प्रूफ्स आ चुके हैं सामने, अब कैसे ही अब क्या ही प्रूफ किया जाए। इस पे हम अगर आएंगे, ऐसा इस पे नहीं आएंगे, होता। इस पर आएंगे हम। इससे पहले हम चारों चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, डिफिकल्टी लेवल आसान था, सिलेबस कम हुआ और कॉम्पिटेंस बढ़ी। तो एक एक करके आप सभी ने लगभग सभी बिंदुओं पे अपने विचार रखे। आदित्य, और फिर आप उसके बाद हर्ष से समझना चाहूंगा कि ये कॉम्पिटेंस वाला जो विषय है, इस पे आप अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी दें कि कॉम्पिटेंस सर जो आपकी कैसे बढ़ी।
सर ये जो बोल रहे कि इस साल ही कम्पिटिटिव नेचर जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण रैंक जो होता है वो इंक्रीज कर गई है। पर सर बट हर साल जो होता है वो ये इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़ा इंक्रीज होता है, 10 नंबर हर साल कट ऑफ इंक्रीज होती है। तो इस साल ही 50 नंबर इंक्रीज हुई है, जिस साल पेपर लीक हुआ, जिस साल इन्होंने ग्रेस मार्क दिए। इसी साल जो होता है वो इतना ज्यादा इंक्रीज, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है जो इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। दूसरा जो सिलेबस डिलीट की बात है, सिलेबस इन लोगों ने ऐसा ऐसा और इन्होंने साथ साथ सिलेबस डिलीट में लिखा है कि डिफिकल्ट चैप्टर और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर इन लोगों ने डिलीट किया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये जो चैप्टर डिलीट किए काफी ज्यादा इजी थे, ठीक है। उसको उसमें मतलब मेरे हिसाब से उस चैप्टर में सिर्फ रटना था, कोई लॉजिक। जो डिफिकल्ट चैप्टर थे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है सर, इफ आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो। उसमें कुछ इन्होंने डिलीट नहीं किया इवन, और उसमें ऐड हुआ, ठीक है। केमिस्ट्री में जो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड इन्होंने किया है और पी ब्लॉक को डिलीट कर दिया। पी ब्लॉक के कंपेयर में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री काफी ज्यादा टफ है। बायो में भी इन लोगों ने ऐड किया था, कुछ फैमिलीज ऐड किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ रटना है, ठीक है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप बस देखो और रटो। तो वो ये जो बोल रहे हैं कि कम्पिटिटिव नेचर सिलेबस नीड से बड़ा है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बच्चे बढ़ने का ये बोल रहे हैं, हर साल बच्चे बढ़ते हैं, बट इस साल बच्चे बढ़ने के कारण 3 लाख बढ़े, हर साल 3 लाख 4 लाख ऐसे बढ़ते ही हैं। बट इस साल ये लोग बोल रहे हैं कि इतने 3 लाख बच्चों के कारण इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये जस्टिफाई कहीं से भी नहीं करता। एनसीईआरटी बुक बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक हर साल एनसीईआरटी से ही आता है, हर साल। बिल्कुल। पेपर लेवल मोर और हर्ष लेस जो आपने होते हैं वो। हर्ष आपने बताया कि आपने पिछले साल भी ये एग्जाम दिया था और सर इस साल भी दिया है, तो आपसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता दोनों सालों का जो पेपर था उसकी तुलना। और आपने पिछले साल के बैच को भी देखा होगा, कॉम्पिटेंस का यदि उनका स्तर देखा जाए, और इस साल का भी देखा है, तो आपका क्या कहना है इस विषय पे? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो 2023 का पेपर है और 24 का, वो 19-20 का ही फर्क है। बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा बहुत लेंदी 24 वाला ही है। 23 वाला डिफिकल्ट जरूर था, पर ये वाला लेंदी था। तो लेंदी अगर होता तो पेपर बंदा, जो आदमी है वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा पेपर, मेन बात ये है। दूसरी बात कॉम्पिटेंस वाली, कॉम्पिटेंस सिर्फ 600 से 720 में क्यों बढ़ा? कॉम्पिटेंस तो 500 में भी बढ़ना चाहिए, फिर 500 550 वाली लाइन में भी बढ़ना चाहिए। पर कॉम्पिटेंस सिर्फ 600 टू 720 वाली लाइन में बढ़ता है। जो रैंक पिछले साल 20,000 थी वो आज सीधा 60,000 हो जाती है। जो रैंक पिछले साल 3,000 थी वो 15,000 हो जाती है। पर जो नीचे रैंक है वो 1.5 लाख थी, वो 1,60,000 ही होती है। तो ये थोड़ी मैथ्स मेरी बन नहीं रही। दूसरी बात कि सिलेबस हटा दिया, सिलेबस इजी कर दिया। वही जो अभी बच्चों ने बोला कि जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए इजी होते थे, जो हम एक एक घंटे में कर देते थे, वो आपने चैप्टर्स हटा दिए। आप हटाते तो रोटेशन हटाते, जिससे 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसको हमारे आदत नहीं लग जाता करने में। पर आपने वो चैप्टर हटाए जिन्हें हमें घंटे लगते करने में, जिनसे एक एक क्वेश्चन हम एज अ बोनस ले जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एस ब्लॉक, ये आपने हटा दिए। इससे एक एक क्वेश्चन आता है, पर वो एक क्वेश्चन बहुत फर्क कर देता है आगे जाके। और ये कहना कि क्या कहते हैं कि डिलीटेड टॉपिक में से नहीं आया, वो भी आया है। रेडियो एक्टिविटीज में आ गया, लॉजिक गेट से आ गया, और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ गया, टाटा बॉक्स वगैरह का। तो बहुत चीजें ऐसे एड ऑन भी हुई है। तो ये सिर्फ एक फेज दिखा रहे हैं कि हमने लीनियंट कर दिया, हमने बच्चों के लिए आसान कर दिया। पर ये दूसरा फेज नहीं दिखा रहे, जिसमें इन्होंने पहली बात तो सिलेबस क्लैरिफाई भी नहीं करा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। दूसरी बात, पेपर में बल्कि वो चीजें आई। तीसरी बात, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती। और अगर कुछ भी गलत इन्होंने नहीं करा तो 4 जून को रिजल्ट क्यों आया? 10 दिन पहले। आज तक जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि पेपर का रिजल्ट इन्होंने 10 दिन पहले दे दिया हो। बट इलेक्शन वाले दिन ही बड़े सीक्रेटिवली इन्होंने पेपर का रिजल्ट डाल दिया। अभी 1563 बच्चों को डालना था, तो इन्होंने लेट डाला उसी रिजल्ट को, जब 1563 बच्चों का, पर 24 लाख बच्चों का रिजल्ट इन्होंने 10 दिन पहले डाल दिया, वो भी इलेक्शन वाले दिन। तो मैं तो इसी से बिल्कुल। खुशी चाहूंगा। जबकि 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 जो बिहार पुलिस है उसकी जांच चल रही थी, ऐसे में तो रिजल्ट को बल्कि रोकना चाहिए था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक उस रिजल्ट को होल्ड करके रखना चाहिए था। लेकिन एनटीए ने जल्दबाजी करते हुए 10 दिन पहले रिजल्ट घोषित किया। तो कुल मिला के अभी जो हमने चर्चा की उसमें ये स्पष्ट है बिल्कुल, और बच्चे एक यूनेनिमस ओपिनियन है हाउस की कि जो डिफिकल्टी लेवल था वो 2023 की तुलना में एट पार मान सकते हैं या मुश्किल लेंदी था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने की जो बात है वो हर साल बढ़ते हैं, और 2023 में तो बल्कि जो परसेंटेज इंक्रीज था वो ज्यादा था। सिलेबस है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था कम होने का। और कॉम्पिटेंस तो एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, इसको जज करने का मेरे ख्याल से एनटीए के पास भी कोई पैरामीटर नहीं होगा।
जिससे ये पता लगाया जा सके कि 2022 के बच्चों की कॉम्पिटेंस कैसी थी, 23 वालों की कैसी है, 24 वालों की कैसी है। तो ये जो तर्क एनटीए ने रैंक इन्फ्लेशन के दिए हैं, ये बिल्कुल खारिज किए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को अदालत में जब सुनवाई होगी 8 तारीख को, तो ये सभी विषयों पर इसी तरह से चर्चा होगी। तो हर्षित, आपने जो रैंक इन्फ्लेशन था उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया, और अभी कुछ अन्वी ने भी कहा कि जो रैंक इन्फ्लेशन है वो केवल 520 से 620 वाले जो रेंज है उसी में दिखाई देता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि रैंक इन्फ्लेशन की जो समरी, यदि आपको कहा जाए कि आप 2 मिनट में हमारे को रैंक इन्फ्लेशन के बारे में समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल सर। रैंक इन्फ्लेशन के बारे में मैंने एक टेबल बनाया है, जिसको मैंने एक पूरे पिछले साल के पिछले 4 सालों के गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो भी डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, उसको लेके एक टेबल बनाया है। तो उस टेबल को मैं पढ़ूं उससे पहले मैं एक बिंदु और रखना चाहता हूं, जो हमने एफिडेविट में थी और हमने मिस कर दी है। पहला इन्होंने कहा है कि चॉइस ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी। ठीक है सर। तो सेक्शन बी में इन्होंने ऐसा होता है कि 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 ही आपको छोड़ने होते हैं। तो इन्होंने तो ये तो कह दिया कि हमने चॉइस दी है 5 क्वेश्चन की, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उस 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, उससे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग टाइम आपका जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको 1 मिनट लगेंगे। यू हैव टू स्पेंड 20 मोर मिनट्स टू रीड दैट क्वेश्चन, पहली बात। और इनका ये मार्किंग पैटर्न ये है कि आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हो उसी को मार्क करते हैं। यानी अगर 15 में से अगर आप टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, तो सही हो या गलत हो उसी को मार्क करेंगे, शुरू के 10 जो है। अगर आपने गलती से 14वां क्वेश्चन, शुरू का चौथा क्वेश्चन गलत कर दिया और बाकी के सारे सही कर दिए, तो आपका गलत वाला काउंट होगा। तो इसमें एक एक्सट्रीम केयरफुल रखना होता है बच्चों को। इस वजह से ये वाला, और ये पिछले 3 साल से 21 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था और 24 में भी है। तो उससे कोई इम्पैक्ट बहुत ज्यादा 21, 22, 23 में देखने को नहीं मिला। और दूसरी चीज, उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है, मैंने लाइव लॉ के ट्विटर हैंडल पे देखा था, उन्होंने कहा कि कट ऑफ स्कोर्स आर, ये उसका कोट है, कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। तो कट ऑफ स्कोर जो होता है, वो इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि कट ऑफ स्कोर कुछ नहीं है, इट इज अ मेयर इंडिकेशन ऑफ द 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर। एंड जितने बच्चे अपीयर हुए उसके 50% बच्चों में का उस बच्चे का क्या स्कोर रहा, वही आपका कट ऑफ स्कोर हो रहा है। इससे कुछ लेना देना नहीं कॉम्पिटेटिव नेचर का। और एनटीए बार बार ये एवरेज स्कोर देगी, वो हमसे बात ही नहीं कर रहा। 520 620 के रेंज में हमको रिप्लाई कोई एफिडेविट में नहीं। उनका रिप्लाई है कि कट ऑफ स्कोर 100, पिछली बार 137 था, इस बार 164 हो गया। तो वो उस स्कोर पे बात कर रहे हैं जिस स्कोर के लिए हम यहाँ लड़ ही नहीं रहे हैं। हमारी लड़ाई तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है ना, हमारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ स्कोर हमें नहीं जानना है, क्योंकि वो दैट इज बेसलेस। उनका यही रिप्लाई है कि पिछली बार 164 था, 137 था, 164 हो गया। और ये स्कोर सर, अब इसके पीछे मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये स्कोर के पीछे भी बहुत बड़ी इनकी एक भूमिका है और इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। वो अलग उसका दूसरा पहलू है। बट मेरा यही कहना है कि कट ऑफ स्कोर को ये कॉम्पिटेटिव नेचर से रिलेट करके जो जज को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो जज भी हमारे जो न्यायाधीश हैं, तो उनको लगता नहीं कि उनके कैलिबर पे वो संदेह कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको जो डेटा टेबल था उस टेबल को एक बार पढ़ देता हूँ, और आप अब वीडियो के अंत में अगर स्लाइड पे दिखाना चाहें तो। तो बेसिक सा ये है कि जो स्कोर रेंज है 620 से 720, इसमें अब देखिए, इसमें मैंने उस फैक्टर को भी कंसीडर कर लिया है जो इन्होंने ये बार बार कहते हैं कि 3 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। हम बच्चे बढ़ कितने हैं एब्सोल्यूट नंबर पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज पे बात कर रहे हैं। हमने सबको अकोमोडेट कर लिया। पहला रेंज है 620 से 720 का रेंज है, इसमें 2021 में 0.74% बच्चे थे, 2022 में 0.73% बच्चे थे, और 2023 में 0.92% बच्चे थे। अब नियर आपने इंक्रीज, ये और मुझे परसेंटेज ये निकाला है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस साल अपीयर हुए, टोटल, उसका कितना परसेंटेज है? ठीक है। yes, it is a total percentage and it also include the number of candidate increase, so there is no doubt about it. तो 0.92% बच्चे, और पिछले साल भी कट ऑफ 10-5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया था, तो मुझे लगता था पिछले साल भी ये घपला हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा स्केल पे हुआ है। बहरहाल 2024 में 2.52% बच्चे, ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ, अगर इनका सारी बात मैं मान लेता हूँ, इनकी सारी बातें मान लेता हूँ, कुछ मैं आर्ग्यू नहीं करता हूँ, सारी बातें मान लेता हूँ कि सब कुछ इनके हिसाब से जो एपिसोड में सब सही, उसके बाद भी तो फिर हमें ये बताना चाहिए कि 320 से 420 के ब्रैकेट में 2021, 22, 23, 24 में 9.27%, 7.27%,
8.52%, 9.51%। ऐसा क्यों? 320 करना ज्यादा मतलब इजी है कि आप 620 आपका स्कोर कहने करना का ज्यादा स्कोर? तात्पर्य है कि 320 से 420 का जो ब्रैकेट है उसमें पिछले 4 साल में 2020, 21, 22, 23 और इस साल भी वो जो परसेंटेज है वो लगभग सेम रहा है। उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है उसमें। ना तो उन बच्चों की कॉम्पिटेंस बढ़ी, ना उन पे कोई सिलेबस का असर आया, ना उनका डिफिकल्टी लेवल का कोई असर आया। तो जो भी सारे तर्क दिए जा रहे हैं जो रैंक इन्फ्लेशन के, वो केवल ऊपर वाला जो ब्रैकेट है उसी पे लागू होते दिखाई दे रहे हैं। 320 से 420 वाला जो स्कोर रेंज है उस पर एनटीए द्वारा दिया गया कोई भी तर्क है वो लागू नहीं हो रहा है। और जी सर, और एक बात और, अगर ये भी मान लेते हैं कि नहीं चलो भाई ठीक है, इस सब का इस बार सब जेन्युइन, हम लोग फालतू में फॉल्स अजम्पशन बना रहे हैं, अगर ये भी मान लेते हैं तो ये स्टूडेंट के बीच में हैवॉक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार कौन है? किसने? आप, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है? अगर आप फिर इतना पेपर आसान क्यों सेट करते हैं? अगर मुझे एम्स दिल्ली जाना है और मेरी रैंक 6 से 7 फुल पाने के बाद भी 67-61 है, तो मैं एम्स दिल्ली कैसे जाऊंगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सब कुछ सही है, चलिए आपका पेपर 100% सेंसिटिविटी आपकी मेंटेन थी, सब कुछ, आप ऐसा पेपर फिर बना ही क्यों रहे हो? इससे अच्छा बिल्कुल मैराथन दौड़ा लो, पीयूष फिर मैराथन दौड़ा लो। पीयूष बिल्कुल पीयूष, आपने भी रैंक इन्फ्लेशन को स्टडी किया है, तो आपकी क्या ओपिनियन है कि ये जो रैंक इन्फ्लेशन है ये एबनॉर्मल है? मुझे तो एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐप था उसमें इस रैंक इन्फ्लेशन की जो टेबल थी उसको डाला, तो एआई ने भी कहा कि ये समथिंग इज एबनॉर्मल विद दिस डेटा। तो आपने ऐसा कुछ स्टडी किया हो? नहीं सर, जितने भी लोग बता रहे, जैसे हर्षद ने अभी बताया, वो एकदम सही है एकदम। मतलब रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हाई हुआ है। आप देख सकते हैं सर कि मतलब पहले जो मतलब आपके लिए कट ऑफ मार्क्स जो 609 थे जनरल कैटेगरी के लिए, सर अब एकदम से 655 या फिर आप 660 कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे कॉलेजेस तो आपको सर 660 पे भी नहीं मिलेंगे। सर ये मतलब इतना ज्यादा मार्क्स का रैंक इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज्यादा सर। ये चीज ऐसा है कि अब ये डाइजेस्टेबल नहीं है। सर सीधी सीधी हिंट उसी बात पे कर रहा है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ है और बहुत ब्रॉड लेवल पे हुआ है, वास्ट लेवल पे हुआ है। और सर यही बात है। अच्छा सर, एक बात मैं नीट पेपर की और बताना चाहूंगा। इन लोगों ने कहा कि बहुत से बच्चों का जो टाइम चला जाता है, तो इस हिसाब से उन्होंने ग्रेस मार्किंग वगैरह दी थी। सर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग पेपर देते हैं तो जो इन्विगिलेटर्स होते हैं सर, आप ये समझिए वो 15 मिनट हमारे पेपर के बीच के कंज्यूम कर लेते हैं। मुझे जी अच्छे से बिल्कुल। याद है जब मैं पेपर दे रहा था, अभी मैं बायो के, मैंने एक्चुअली में 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। कितने इन्विगिलेटर आते हैं, वो पूरी एक शीट लाते हैं, अटेंडेंस शीट। उसमें आपको अपना रोल नंबर ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग भरना पड़ता है। मतलब पहले आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा और फिर आपको जो वो डॉट्स दिए गए होते हैं उन डॉट्स में फिल करना पड़ता है। फिर आपको अपना मदर नेम, फादर नेम, आपका कितने टाइम पे आपको मिला है पेपर, वो साइन करना पड़ता है। फिर वो जाते हैं, फिर वो दोबारा फिर आते हैं फोटो खींचने के लिए। फिर वो तीसरी बार आते हैं आपका जो आधार कार्ड वगैरह होता है वो सब चेक करने के लिए, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है। फिर आते हैं वो आपका फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए। फिर वो आते हैं आपके लिखवाने के लिए कि कौन से टाइम पे आपसे पेपर लिया गया है। वो सब सर करवाने आते हैं। तो आप एक तरह से देखिए 15 मिनट्स बीच में ये लोग इस तरह से कंज्यूम कर लेते हैं। फिर सर इस तरह का अगर आप ये कंसिडर करें तो फिर हम लोग को क्यों नहीं ग्रेस मार्किंग दिए जाता है? ऐसे तो हर बच्चे को देना चाहिए फिर। और आप एक तरह से देखिए नहीं, हम वो लोग बायो वो में वो कर चीज रहे उसको हैं हम और ऐसे एकदम समझ से। सकते हैं कि वो जो टाइम लॉस आप बता रहे हो वो तो हर स्टूडेंट का होता है। वो हर स्टूडेंट के पास जाते हैं, सभी को भरना होता है, तो वो उसका इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है कि नहीं उसके सर, बात एवज सही में है आपको आपका, कोई। लेकिन सर इससे, जी जी सर लेकिन इससे कंसंट्रेशन भी तो हम लोग का लूज होता है। आप बिल्कुल देखिए मैं एकदम बिल्कुल। से बायो में कर रहा था और अचानक से आप आते कि ओएमआर शीट भरी है, पूरा अपना रोल नंबर वगैरह भरी है। अब सर इसमें आप खुद देखिए कंसंट्रेशन कैसे एकदम अचानक से लूज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, और लेकिन सर ये अभी हाँ, जो ये जो प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स के हम्म साथ आती है, तो उसका जो इफेक्ट है मोर और लेस वो एक लेवल प्लेइंग ही होता है। तो संस्कार और फिर आदित्य, रैंक इन्फ्लेशन पे आपकी क्या ओपिनियन है? आपने कोई स्टडी की हो, आपने कोई कंक्लूजन निकाला हो, आपका कोई एनालिसिस हो? पहले आप संस्कार आप बताएं, फिर उसके बाद आदित्य। सर रैंक इन्फ्लेशन से पहले मैं सर ये जो ग्रेस मार्क्स वाला टॉपिक है उस पर कुछ बताना चाहूंगा। पहला चीज सर, मेरा कानपुर में सेंटर था और मेरे कमरे में सर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और मेरा 4th फ्लोर पे रूम था। गर्मी तो बहुत ज्यादा थी ही उस दिन। और सर हमारे में 2 मैम थी, 2 फीमेल टीचर्स थी।
15 मिनट सर उन्होंने लेट किया था पेपर देने में, जबकि मेरे हल्ला कर रहे थे। जैसे मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मैं जब उनको बोला कि मैं आप क्यों नहीं खोलने दे रही पेपर हम लोग को, तो उनने कहा जब आएंगे नीचे से अधिकारी तब खोलने दिया जाएगा। अब उनके चक्कर में वेट करने में सर 15 मिनट हमारा लॉस हुआ। उसके बाद सर एक बच्चा एब्सेंट था, जिसकी वजह से उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने गलत पेपर सबको बांट दिया था, सबको अलग नंबर आए थे। अब हम लोग है वो वाली सिचुएशन में आ गए कि अगर अब हम लोग ओएमआर अपना भर दिए होते अपने नाम से तो फंस गए होते। तो सर दोबारा चेंज कराने में सारे बच्चों का चेंज किया गया एक सीट के चलते, उसमें फिर 5 मिनट का समय लगा। टोटल सर 20 से 25 मिनट लॉस्ट हुआ और टेंशन भी बहुत हुआ। तो सर हम लोग साथ तो नया नहीं हुआ, हम लोग को तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। और ये ग्रेस मार्क्स कब से मिलने लगा ये तो सर हम लोग को पता भी नहीं था, हम लोग ने तो इसके लिए कुछ कंप्लेन भी नहीं किया। और सर अब रैंक अगर इन्फ्लेशन पे अगर बात ये हैं। सर ये संस्कार मेरा दोस्त है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अगर ये ग्रेस मार्क वाला अगर ये अगले साल से भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं अगले साल फिर फॉर्म भर रहा हूँ और इन्विजिलेटर से कहूंगा कि पेपर बांटिए मत, बंटने ही नहीं दिया जाएगा ये पेपर। ये जो संस्कार ने बात की है इससे मैं सहमत हूँ। इस बार जो इन्विजिलेटर्स थे उनकी जो ट्रेनिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, और बहुत से सेंटर्स पे इस तरह के गूफअप्स हुए जिसमें गलत सेट दे दिया, गलत पेपर दे दिया। कई जगह जो कंटीजेंसी प्लान वाला सेट था वो बांट दिया गया। कई जगह इन्विजिलेटर्स थे वो स्टूडेंट्स के पास जब जाते थे तो टाइम ज्यादा ले रहे थे। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे मदर का नाम पूछा, तो उसने मदर का नाम बताया लेकिन वो फादर के नाम में ढूंढ रही थी, तो उसको तो वो गलत बताया उसने। तो वो बच्चा तो इतनी सी बात से स्ट्रेस में आ जाता है। तो इन्विजिलेटर्स की जो ट्रेनिंग थी उसमें कहीं ना कहीं एक कमी थी, जिसकी वजह से जो स्मूथ कंडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आदित्य, आप रैंक इन्फ्लेशन पे कुछ कहना चाहते हैं? सर आई ऑल्सो एग्री विथ हर्ष। जो उसने बोला ना कि लाइक जो हाई स्कोरर होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, सर वहीं पे ज्यादा बच्चे हुए इस बार। अभी यहाँ मतलब इंटरव्यू में आने से पहले मैं एक न्यूज आर्टिकल देख रहा था जिसमें 620 से 720 जो बच्चे थे 2023 में, वो 13,291 शो कर रहे थे, जो कि टोटल का परसेंटेज 0.65 है। और वो इस बार हो चुके हैं 58,263, जो कि टोटल का 2.49% है। और आप यही अगर 520 से 620 में बच्चे देखोगे तो 2023 में ये 91,000 थे, जो कि 4.46% थे। और अब वो हुआ है 1,02,640, जो कि 4.39%। सर यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है लाइक 620 से लेकर 720, सिर्फ वहीं पे रैंक इंक्रीज होना, सर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इंक्रीज होता तो ये यूनिफॉर्म तरीके से होता, सबके लिए इजी होता या फिर सबके लिए टफ होता। तो ये बस 620 से 720 वालों को इजी लग रहा है, बाकी किसी को। बाकी तमन्ना, आप ये बताएं, उसके बाद मैं हर्ष से पूछना चाहूंगा और फिर अनवी के पास आएंगे। तो तमन्ना, आप रैंक इन्फ्लेशन पे क्या कहना चाहेंगी? एक तो जो टीचर्स हैं जो सालों से इस लाइन में है, जो प्रिडिक्ट करते थे कि हाँ लेवल ये था पेपर का, इतने कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं, वो भी तक ये बोले थे कि अगर कट ऑफ बढ़ना होगा तो 5 से 6 नंबर से बढ़ेगा। वो तक ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। फिर एनटीए का जो रिजल्ट है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड है कि इतना कैसे आ सकते हैं। हर्ष, आप बताएं और उसके बाद अनवी। सर मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने ऐसे ऐसे टीचर है जो काफी एक्सपीरियंस लेके आए हैं, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब रिजल्ट नहीं आता उससे पहले वो भी प्रेडिक्ट यही कर रहे थे कट ऑफ 615 जाएगी, 612 जाएगी, 616 जाएगी। मतलब उन्हें भी पता कि 610 में अगर पिछले साल हुआ था, इस बार 5-6 नंबर का इन्फ्लेशन होगा। बट उन 30 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने सबने एनटीए ने सब पे पानी फेर दिया है, और सीधा 55 नंबर का इन्फ्लेशन एक ही साल में, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक एग्जाम में। 3 लाख बच्चे अगर इस साल पढ़े तो वो हर साल पढ़ते हैं, 2.5 लाख 2 लाख बच्चे हर साल पढ़ते हैं। और 3 लाख बच्चों में से 20-40 हजार बच्चे ऐसे एकदम आना, वो प्रैक्टिकली बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज है। दूसरी चीज मैं ग्रेस मार्क्स पे कहना चाहूंगा कि एनटीए एनटीए जो है ना उन्होंने पिछले साल कभी ऐसा करा ग्रेस मार्क्स का। मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है पिछले साल भी मेरे 10-15 मिनट वेस्ट हुए थे इसी चीज से रिलेटेड, तब उन्होंने ग्रेस मार्क्स का कुछ नहीं दिया। इस बार भी उन्होंने अपने जो नोटिस होता है उसमें कभी भी मेंशन नहीं करा ग्रेस मार्क्स का, कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, टाइम वेस्ट होता है। वो तो हम निकाल लेते कि 718 719 नंबर आए कैसे, नहीं तो हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और अभी भी एनटीए ने कहा कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हम कैसे मान लें कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स मिले हैं? इसके लिए कोई अभी इन्होंने ऐसे पब्लिकली इस चीज को मेंशन तो करा नहीं है। ऊपर से इन्होंने रिजल्ट जो अब बच्चों को आया है उसमें इन्होंने और चीजें डाल दी है कि फोन नंबर डालो और जीमेल आईडी डालो, जिससे हमें पता भी नहीं चलेगा कि किसी बच्चों के 718 719 फिर से आए हैं या नहीं आए हैं। तो एक ये सबसे बड़ा तो जो स्कैम है वो यही पे हो रहा है। दूसरी बात, झज्जर वाले सेंटर की बात कर लेते हैं। 7 टॉपर एक एक सेंटर से, फिर 105 बच्चे
जिनके 700 प्लस नंबर है, जो कभी इतिहास में कभी हुआ नहीं, वो इसी साल कैसे हो जाता है जब पेपर लीक की बात आती है। और अपने मुंह से एनटीए मानता है कि सेंटर ने माना है कि गोधरा में और बिहार में, पटना में पेपर लीक हुआ है। तो जब इतने मेजर मेजर जगह पे पेपर लीक हुआ है, कम से कम भी पता नहीं कितने हजारों बच्चे इससे इफेक्ट हुआ है, वो चीज हम कैसे पता कर लेंगे। तो ये कहना कि एक रीजनल पेपर लीक हुआ है और एक पूरे देश में पेपर इस लीक पे होने आएंगे, से इस पे पेपर आएंगे, कैंसिल। इस पे आएंगे। पेपर लीक का जो स्केल था उस पे भी आएंगे अब। अनवी, आप रैंक इन्फ्लेशन के बारे में एक टेबल दिखा रहे थे अभी हमारे को, तो उस पे आपका क्या कंक्लूजन था उस टेबल को देखने के बाद? ये टेबल थी वो, ये वाली दिख रही है क्या? हाँ ठीक है, आप हम इसको डालेंगे, आपको इसको भेजना होगा। हम्म। आप इसको बताएं। नहीं, जैसे ही मैंने पहले ही बताया था कि 620 से 720 वाले जो थे वो 58,000 पहुंच जाते हैं। और जैसे बहुत सारे बच्चे अब बोल चुके हैं कि भाई ग्रेस मार्क्स दिए हैं, टाइम वेस्ट किया है, समय बर्बाद किया है, 15-10 मिनट जो पहले इन्होंने करना चाहिए था, 2 बजे से पहले जो करना चाहिए था वो इन्होंने हमारा बर्बाद किया टाइम। तो ये बस अब इतनी, इसलिए अब ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं जैसे ग्रेस मार्किंग है वो तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि मार्क्स आप दे रहे हो बल्कि, और रैंक उससे ही डिसाइड होती है। आप जितने मार्क्स दोगे उससे ज्यादा तो रैंक उस पे आएगा फर्क। तो मार्क्स देना तो वैसे ही बेकार वो है, क्योंकि आपको अगर कंपेंसेशन पे देना भी है तो आप टाइम दो, टाइम दो। आप टाइम अगर दे दो। आप 5-10 मिनट उनके वेस्ट हुए हैं तो आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए ना। तो ये मार्क्स से इसको बिल्कुल। ग्रेस को ये, और ये बात ये भी सामने आई थी कि जो क्लैट का एग्जाम हुआ था, लॉ का जो एग्जाम होता है, उसमें जब बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, हमें तो सेम ही क्वेश्चन पेपर मिलता है बट हमारा ऑर्डर अलग अलग होता है क्वेश्चंस का, तो चलो, कि ग्रेस जिसको मार्क्स का विषय है वो, ग्रेस मार्क्स का विषय है वो सोल्व हो चुका है। एनटीए ने खुद अपनी गलती है वो स्वीकार की है, कोर्ट ने उसको उनका अब दोबारा सर एग्जाम करा दिया। यही तो हालांकि प्रॉब्लम है हालांकि सर। स्टूडेंट्स के मन में अभी भी ये शंका है कि ग्रेस मार्क्स 1563 स्टूडेंट्स को ही दिए गए। इस हम्म। बात की कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुई है, और कोई, हाँ, बहुत से कोई स्टूडेंट का रिपोर्ट मानना नहीं है दी कि ये है, कोई संख्या रिपोर्ट ज्यादा नहीं भी हो दी है। सकती है। और बहुत सारे बिल्कुल, बच्चों के ग्रेस साथ, मार्क्स का। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अब सारे हम बच्चों एक के आखिरी कैसे करें। आखिरी जो आखिरी विषय है, अब आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को उसकी सुनवाई होने जा रही है। और हम सभी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखते हैं। अ, नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन न्यायपालिका में हमारी आस्था है वो बनी रहेगी। मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी जो एनटीए ने कहा, उसने कहा कि जो पेपर लीक तो हुआ है, सरकार ने भी माना कि पेपर लीक तो हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि अब तक वो नहीं मान रहे थे, लेकिन जो उन्होंने अपना हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है, उसमें ये बात मानी है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि पेपर लीक है वो बिल्कुल स्थानीय स्तर पे था, लोकल था, केवल पटना में था या कुछ सेंटर्स पे था। और उसका जो सेंटिटी ऑफ एग्जाम है, परीक्षा की जो शुचिता है, उस पे कोई असर नहीं पड़ा। तो एक एक टिप्पणी मैं आप सभी की बारी बारी से लेना चाहूंगा संक्षेप में, और उसके बाद हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। तो हर्षित से शुरू करते हैं, उसके बाद संस्कार। हर्षित, आप बताएं, क्या ये लोकल ग्लोबल ऐसा कुछ होता है क्या पेपर लीक आज के जमाने में जब हम डिजिटल एरा में हैं? धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, सरकार ने के शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये एफिडेविट दिया है कि द पेपर, उन्होंने पूरे एफिडेविट में पेपर लीक कहीं जिक्र ही नहीं किया है, उन्होंने मैल प्रैक्टिस वर्ड यूज किया है बहुत चालाकी से। तो अभी भी वो, ऐसा मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि माना है, लेकिन अभी भी वो मानते नहीं है, ऑन पेपर नहीं मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, वो मानते हैं कि लोकल मैल प्रैक्टिस हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, पेपर लीक हुआ है अगर हम सरकार की, वैसे सरकार से तो जो हमें उम्मीद थी वो तो वो हमें दे नहीं पाई। तो हमें जिससे उम्मीद थी उसकी बात भी सुनना चाहिए। हमें उम्मीद थी ईओयू से, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई से, उसने अपने एफिडेविट में कहा है कि पेपर वॉज लीक्ड ऑन सोशल मीडिया। सर, प्लेस यहीं पे ओपन एंड शट। अगर पेपर सोशल मीडिया पे आ गया है तो यहीं पे ओपन एंड शट केस है, इसके आगे कोई आर्गुमेंट करना ही नहीं। क्योंकि यूजीसी नेट में भी संस्कार, जो पेपर था बिल्कुल। वो डार्क नेट पे अवेलेबल था, वो डार्कनेट पे अवेलेबल था एक दिन पहले टेलीग्राम पे। तो ठीक बात। आज के समय ठीक में बात, अगर यदि पेपर सोशल सोशल मीडिया मीडिया पे पे पेपर लिया आ तो गया है, बिल्कुल वहीं पे ओपन। ओपन एंड संस्कार, शट आप केस क्या होगा। कहना चाहेंगे? संस्कार, एक संक्षिप्त टिप्पणी। अनम्यूट करें संस्कार, अनम्यूट करें संस्कार, आप अनम्यूट करें। सॉरी सर,
जैसे सर मैं बिहार से हूँ और सर पटना में ये मैटर शुरू हुआ था। तो सर मैं पहले 2 महीने पहले पटना में ही था, और सर मुझे भी मतलब खबर आती थी कि भाई कराना है तुम्हें तो बताओ 30 लाख 35 लाख में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। और मैं जान रहा हूँ सर, मैं गवाह हूँ, हर्षित से पूछ लिए, उसके बाद भी ऑफर गया था, बताए थे उसको हम ऐसा। तो सर हम लोग तो उसमें कभी संलिप्त हुए नहीं, पर हम लोग को अंदाजा था कि इस बार हो सकता है, क्योंकि बार बार इसके कॉल आ रहे थे। और सर जैसे इस बार के चलते एक मेरे मतलब रिलेटिव ही लगेंगे दूर के, उनकी बेटी के सर 550 नंबर आए हैं, और वो इस बार प्राइवेट में कराने वाले थे, अच्छे वेल टू डू फैमिली से हैं। पर उन्होंने कहा कि भाई जो मैं 1 करोड़ दूंगा अगले बार, क्यों ना मैं 30-40 लाख दे के भाई ऐसा ही कुछ जुगाड़ से करवा लूं, मेरे 50-60 लाख बच जाएंगे। तो मतलब ये चीज अब ऐसी हो गई कि सब लोग के मन में आ रहा है कि क्यों ना करा लें अब ऐसा ही, जब अगर अगर सिस्टम है कि 30-40 लाख में हो जाए, तो क्यों ना करा के अपने बच्चों का हम भविष्य बना लें और बचा भी लें। तो सर अगर इस सुप्रीम कोर्ट आज इसके ऊपर कुछ नहीं करेगी, तो सर आगे आने वाली जनरेशन हम लोग को भी बहुत कोसेंगी। और सर बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा हम लोग के जो सिस्टम जो बना हुआ है बेड़ा शिक्षा गर्क का। हो जाएगा। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, और बच्चों में एक निराशा का भाव आएगा। वो पढ़ाई लिखाई की बजाय इन चीजों पे ध्यान देने लगेंगे। पीयूष, और उसके बाद फिर आदित्य से पूछेंगे कि ये जो पेपर लीक है, ये लोकल था या ग्लोबल था या स्टेट लेवल का था या रीजनल लेवल था या नेशनल लेवल था? किस तरह का पेपर लीक कहेंगे इसको? अनम्यूट करें। सर हम यही कहेंगे, इंटरनेट के जमाने में कुछ भी लोकलाइज तो होता नहीं है सर। ठीक है, और हर तरफ आप देख सकते हैं, न्यूज में भी यही आ रहा है कि हर बहुत सारी जगह पकड़ी जा रही है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। और सर जैसे कि अभी संस्कार ने बताया कि वो आ रहा था उसके पास फोन, मेरे पास एक थोड़ा अलग तरह का फोन आया था। उन्होंने मेरे नीट नीट के बाद आया, नीट के स्कोर पूछे, तो मैंने बताया 651। तब सर उनकी तरफ से ये था कमेंट कि उन्हें भी मालूम था कि 650 जो होगा इस बार का एक कट ऑफ मान लीजिए। जबकि जो बहुत दिग्गज टीचर थे जैसे ब्रजेश माहेश्वरी और जितने भी आकाश के टीचर्स थे, वो कहते कि 630 या फिर 630 के आसपास ही जाएगा। जो मेरे पास कॉल आया, ठीक है, एक बहुत छोटी सी कोचिंग सेंटर थी जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, शायद कोई रीजनल रही हो, उनके वो कैसे श्योर थे कि 650 के प्लस ही जाएगा इस बार कट ऑफ। सर उस दिन से मैंने इस चीज को ज्यादा उस समय तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब आया नीट का रिजल्ट, सर वो उसके बाद जब फिर मुझे ये चीज रिकॉल की कि हाँ उसका भी आया था, उसने ऐसा कहा था कि 650 प्लस जाएगा कट ऑफ। तो सर तभी मुझे एक तरह की हिंट हुई थी कि शायद हो सकता है, कि शायद नहीं और वह कंफर्म भी है, कि नीट पे जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत बड़े मास लेवल पे हुआ है। क्योंकि इस तरह से एक बहुत छोटी सी कोचिंग सेंटर का मेरे पास फोन आता है और वो कहता है कि 650 प्लस जाएगा इस बार कट ऑफ। क्या आप बीडीएस भी कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे 651 है, तो उन्होंने कहा था कि आप बीडीएस भी कंसिडर करेंगे, नहीं तो फिर आप हम ऐसा ऐसा ऑफर दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कोचिंग में बहुत छोटी सी कोचिंग का नाम था जो सर मुझे याद भी नहीं है। और सर सर मैं ये पीयूष के बाद आदित्य, मैं पीयूष के बाद में पीयूष के बाद में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो सीबीआई की रिपोर्ट में आएगी, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप रिजल्ट, यहाँ जितने बच्चे हैं, सब अपना रिजल्ट एक बार जाके देखें, तो उसका परसेंटाइल देखेंगे, तो आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के परसेंटाइल नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के परसेंटाइल आपको एग्जेजरेटेड दिखेंगे। अगर उस परसेंटाइल को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 55,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में सिर्फ 4 क्वेश्चन या इससे कम गलत है, यानी 160 नंबर से ज्यादा है। तो ये कहीं से भी नहीं फिट बैठता। अगर आप फिर केमिस्ट्री का परसेंटाइल जाके चेक करिए और उसको टोटल नंबर से नंबर ऑफ कैंडिडेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर बायो हो सकता है कि फिजिक्स का पूरा पेपर न लीक हो, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर एकदम पक्का लीक हुआ। आदित्य, आप पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे? और उसके बाद हर्ष, और फिर उसके बाद अनवी। सर जो पेपर लीक का मामला है वो एग्जाम के दिन ही पटना पुलिस ने पकड़ लिया था, और ये एनटीए को भी मालूम, ठीक है, बट वो ये बात छुपा रही है। बिकॉज जो पटना पुलिस का कहना है कि वो 2 मंथ तक उससे ओरिजिनल पेपर मांगता गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास जले हुए पेपर थे। बट अगर एनटीए जो होती है वो इस चीज को छुपाती ही थी, इवन इन्वेस्टिगेशन में उनको साथ देना चाहिए था, बट वो दे नहीं रही थी। 2 महीने तक पेपर नहीं दी। और दूसरा चीज कि ये पहले तो बोले एनटीए वाले कि पेपर लीक हुई नहीं हुआ है, देन फिर बोलते कि पटना में हुआ है, और वो जो गोधरा का जो केस है वो वहाँ हुआ है। बट तो आप देख लो न्यूज में, तो वो जो पटना में पेपर मिले हुए थे जले हुए, वो जो है वो हजारीबाग या फिर रांची के साइड्स का है पेपर का कोड। तो आप ये कैसे गारंटी ले सकते हो कि जो वो पेपर आया झारखंड से, तो वो बीच में कहीं और सर्कुलेट नहीं हुआ हो? बिकॉज आप देख लो, आप 5G के जमाने में हो, ठीक है,
आपके हाथ में पेपर आया, आप आराम से सर्कुलेट कर सकते हो, और आप आपके हाथ में अगर नीट का पेपर है, लोग आराम से आपको मतलब कितना भी आप पैसा मांगो तो वो देने को रेडी ही होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हर्ष, आप पेपर लीक के बारे में आपने जो पढ़ा है अखबारों में और टीवी चैनल्स पे, तो आए दिन नॉन स्टॉप कवरेज आ रहा है, तो आपका क्या एनालिसिस है? सर पेपर लीक तो खैर हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और लार्ज स्केल पे हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर स्मॉल स्केल पे होता तो हमें दिखता भी नहीं। लार्ज स्केल पे हुआ है इसलिए इन्फ्लेशन इतना आया है जिसकी वजह से हमें विजिबल हुई है वो चीज़। आज के ज़माने में ये कहना कि पेपर सिर्फ एक जगह लीक हुआ है, एक सेंटर पे लीक हुआ है, एक शहर में लीक हुआ है, ये कोई बात नहीं है। आज इतना सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, एक चीज़ एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नीट का पेपर जिसकी डिमांड इतनी है, 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, प्राइवेट की फीस एक करोड़ रुपए है, तो 30-30 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए देना किसी के लिए आम बात है। 20 लाख रुपए कोई भी दे के अगर पेपर खरीदने लगा और 1-1 करोड़ रुपए बचाने के लिए, अपने 80 लाख बचाने के लिए ये करने लगा, तो आगे जाके डॉक्टर जैसा नोबल प्रोफेशन पे सब डाउट उठाएंगे। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को एक चीज देखनी चाहिए कि ये सीरियस इशू है काफी, ये सिर्फ हमारे हम स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये आगे आने वाले आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी बात है, और एक डॉक्टर की नोबल प्रोफेशन की बात है। आगे एक डॉक्टर को नोबल एक संशय प्रोफेशन की बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो अयोग्य हैं और वो पेपर लीक के माध्यम से यदि मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, तो आगे चल के जब सोसाइटी में वो अपनी सेवाएं देंगे एक डॉक्टर के रूप में, तो ये एक सोसाइटी के लिए भी एक खतरे की घंटी है। अनवी, अनवी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो पेपर लीक है, ये लोकल था या ग्लोबल था? ये सर पूरे कंट्री में ही फैला है, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर, रैंक इन्फ्लेशन जो 18,000, 20,000, 25,000 जो बड़ी है, ये जो बच्चे घुसेड़े हैं, जैसे बहुत लोग कह भी रहे हैं कि 9 से 11 तक, 11 अप्रैल तक विंडो खुली थी। एनटीए ने क्यों खोली? भाई जब 2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, नीट जैसा एग्जाम, जैसे उसने उसको अपना वो गोल बना लिया लाइफ का, वो उसके लिए 2 साल मेहनत कर रहा है, तो वो क्यों मिस करेगा डेट? फेब्रवरी में खुली थी, मार्च तक एक्सटेंड भी हुई, 9 मार्च से 16 मार्च तक। तो क्या जरूरत पड़ी एनटीए को कि 9 से 11 अप्रैल उन्होंने फिर खोल दी? और किस लिए खोल दी? एनटीए इतनी स्ट्रिक्ट है। एनटीए अगर मान लो कि आपको 1:30 पहुंचना है सेंटर, और आपने 1 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे अगर हो गया, तो वो आपको घुसने नहीं देते हैं। और ये स्ट्रिक्टनेस जब हमें चाहिए, रिजल्ट्स जब चेक हो रहे तब हमें चाहिए, तो ये स्ट्रिक्टनेस कहाँ गई सेंटर के? और ये जो कह रहे हैं कि लीक से बिहार में हुआ है, मतलब इतने सारे केसेस हैं, बहादुरगढ़ में, झज्जर में ग्रेस मार्किंग की गई, गोधरा में, हजारीबाग में, पटना में ये पकड़े गए पेपर लीक केसेस, लातूर में गिरफ्तारियां हुई हैं, झालावाड़ में डमी कैंडिडेट्स बिठाए हैं। तो मतलब इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस, अगर मान भी लिया चलो कि अभी पटना और उनका कंफर्म हुआ है, तो बाकी सब अरेस्ट हुए हैं, तो ये ऐसे थोड़ी ना हुए हैं। ये इन पे कोई एक्यूजेशन लगा है, इन पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो तभी तो बिल्कुल। और पैन इंडिया अरेस्ट हुए हैं, पैन इंडिया अरेस्ट हुए हैं। आपके बिहार से अपराधी अरेस्ट हुए हैं, झारखंड से हुए हैं, आपके लातूर से हुए हैं, राजस्थान से भी कुछ स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं। राजस्थान से भी हुए हैं सिर्फ सर। पैन इंडिया और जो गड़बड़ी की जो हाँ, खबरें आ रही हैं, और और मैं सर उससे जब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं, जो भी सच भी है, कि डिजिटल के जमाने में भाई मेरे पास पेपर है, तो मैं तो चाहूंगी ना, मैं तो उसको 30 लाख में बेच दूं, 30 लाख में मैं भी कमा लूं। भाई मैंने 40 लाख दिए, तो मैं 30 तो कमा ही सकती हूँ बेच के। तो ये डिजिटल स्प्रेड भी इसमें बहुत मदद करता है पेपर लीक में। तो ये फिगर इसलिए बनी है, इसलिए पेपर लीक तो नेशनल लेवल पे हुआ ही हुआ है। नेशनल लेवल पे हुआ है, ये इस हाउस की ओपिनियन है, आपका ऑब्जर्वेशन है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले संस्कार कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी टिप्पणी, उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। अ, सर भले ही सर आज सब लोग थोड़ा सा मतलब सब लोग के आंसू मतलब सूख गए हैं एक तरीके से, इतना मतलब दर्द में तो सभी लोग हैं, अब वो दिख नहीं पा रहा है सर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और हम लोग अब सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचने लगे हैं सारे लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई बीडीएस लेने का सोचेगा। अब सर जो एक डॉक्टर बनने का ड्रीम है ना एमबीबीएस करने का, वो सर कहीं अब डर लग रहा है कि उसको आदमी 1 साल क्या सोच के परस्यू करे, मतलब कैसे तैयारी करें हम लोग इतना नंबर 650 नंबर लाने के बाद। अब वो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। और सर पेपर लीक पे एक और बात मैं बोलूंगा सर। सर जब मैंने क्लास 10th का एग्जाम दिया था 2018 में, तो सर उसमें मैथ्स का पेपर लीक हुआ था और वो दिल्ली में लीक हुआ था। पर सर सुबह में मतलब हमारे यहाँ एक स्टेडियम होता था, तो सर मेरे फोन पे वो पेपर आया था 2018 में। और सर मैं वो क्वेश्चन पेपर देख के गया था, मतलब उस दिन एक दो क्वेश्चन मैंने देखे तो मुझे लगा कि कोई मॉडल पेपर दिया होगा। तो जब मैं पेपर देने गया ना, वो सेम पेपर आया था।
पर सीबीएसई ने कहा कि सिर्फ ये दिल्ली में हुआ है और दिल्ली में दोबारा पेपर लिए गए। पर सर उस समय भी पैन इंडिया फैल चुका था, वैसे ही सर नीट में भी जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पटना में सिर्फ यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह फैला है सर, बहुत बच्चों के पास गया हुआ है वो सर। लोग अब थोड़ी बताएंगे कि हमारे पास पेपर आया है, वो देने के बाद से नंबर आ गया अब तो और सर वही है एक सर। बात और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, संसार की भाई ये बात में मुझे स्टोरी मुझे बताई थी, इसके पीछे और भी वो छुपा रहा है, उसको और भी पता है। लेकिन सर ये जितना हाउस है, इस पूरे हाउस को पता है कि देखिए सर, हम जितने लोग हैं, हम लोग का मॉप अप राउंड तक, स्टेट राउंड तक कहीं ना कहीं वी आर हमें अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। अभी एमसीसी की वेबसाइट पे आई थी कि 1300 कॉलेज यूपी में बड़े हैं, बिहार में भी कुछ बड़े हैं, तो हम सबको कॉलेज कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, हमें अपने होम स्टेट में मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा किसी सुदूर साउथ या नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम चाह रहे हैं कि द एग्जाम शुड बी स्क्रैप, फिर भी हम चाह रहे हैं। और ये लेकिन जो बहुत कुछ बड़ी बात। बच्चे और कुछ बच्चे जो आई डोंट नो व्हाट देयर मेरिट इज, व्हाट देयर स्कोर, दे आर ट्राइंग। और आज हमारे कुछ इस इवेंट में भी उन्होंने कुछ दखल डालने का प्रयास किया था, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। लेकिन सर ये जो बच्चे हैं ना, ये नैरेटिव है जो है, ये एक एक गवर्नमेंट प्रमोटेड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। इसको इस बात को समझना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज बैकिंग सच नैरेटिव्स, एनटी इज बैकिंग सच नैरेटिव्स। और ये एकदम जो जो रियल स्टूडेंट है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, हु आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, सर किसी एग्जाम में आप 95% स्कोर लेकर आओ और आपको कुछ ना मिले, झुंझुना बजाते रह जाओ, तो फिर उस एग्जाम का मतलब क्या है? आप क्या चाह रहे हो? आपको ह्यूमंस चाहिए या रोबोट चाहिए? इससे अच्छा फिर कंप्यूटर से सॉल्व करा लो सब कुछ। अगर 100 में 100 लाने पे आपको सिलेक्शन, ये क्या क्राइटेरिया है भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा पहले की। इसको एकदम बदलने की जरूरत है। और जितने भी यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं, सबको मुझे लगता है, मैं सबके स्कोर चेक कर रहा था, एवरीबडी इज गोइंग टू गेट अ कॉलेज इन देयर होम स्टेट। और काउंसलिंग होती है और होम स्टेट में नहीं मिलता तो साउथ में मिल ही जाएगा, क्योंकि 100-150 कॉलेज और बड़े हैं। तो लेकिन हमारी सबकी एक ओपिनियन है, द एग्जाम शुड बी स्क्रैप्ड एंड देयर शुड बी फ्रेश रिन्यूड देयर, क्योंकि वो होता है। तो अगर मुझे आज भाई यूपी में कुछ, यूपी का अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कल मुझे दिल्ली का अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। इवन ऑफ द सच मल प्रैक्टिसेस, पेपर लीक, वी आर गेटिंग कॉलेज बट वी आर नॉट हैप्पी एंड वी वांट द एग्जाम शुड बी स्क्रैप्ड। थैंक यू। बिल्कुल स्क्रैप होना चाहिए एग्जाम, ये आप सभी की ओपिनियन है। कोर्ट में केस सर की मैं जो एक बात ये सुनवाई है बोलना वो चाहूंगा, जो बच्चे बार बार आके कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए, हम लोग भूल गए हैं चीज। आप बताएं, 2 साल तो हर आदमी मिनिमम करता ही है जब फाउंडेशन के लिए करता है। 2 साल ऊपर से अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप ये समझिए कि आपने 3 या 4 साल सेम चीज पढ़ी है। आपने 3 या 4 साल जो चीज पढ़ी है, आप 2 महीने में आप पूरी तरह से भूल गए उसको। वो- सर ये कैसे पॉसिबल है? जो लोग ये कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है होगा, हम लोग चीजें भूल चुके हैं, सर ऐसे कैसे ये पॉसिबल है कि 3-4 साल की पढ़ी हुई चीज आप 1-2 महीने में भूल गए? सर मैं सर आपको ये बताऊं, एकदम सर हर्षित ने सही ये किया मेरा कि गवर्नमेंट ये का। ये मेरा सही बात है। ये मेरा ड्रॉप ईयर था। और सर मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूँ, मेरा इस बार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। सर मैंने जुलाई में एडमिशन ले लिया था किसी कोचिंग में। और मैं सर नवंबर में पहली बार क्लास करने गया था। पीयूष मेरा क्लास बैचमेट है, वो बताएगा कि मैं नवंबर तक बैक करना ही नहीं है, मैंने किताब कोई छुई नहीं। मैंने सर दिसंबर में एनसीईआरटी की नई किताब खरीदी, फिर पढ़ना स्टार्ट किया और फरवरी से टेस्ट देने स्टार्ट किए। एंड आई रीगेन माई कैपेबिलिटी, मेरा कैलिबर था उसको मैंने रीगेन कर लिया है। 20 दिन की पढ़ाई में तो वो वापस आ आपका जाता है। उन बच्चों के लिए जो रीनीट से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको एक स्पष्ट संदेश है कि आप डरो मत। आप यदि 1 महीना आप पढ़ेंगे तो वापस आप वही स्कोर, तो आपको वो स्कोर मिले या नहीं, लेकिन आपकी रैंक डेफिनेटली आपकी अच्छी आएगी। तो आपको रीनीट से डरना नहीं सर चाहिए। और आशा करते सर हैं सर कि और सर सर कोर्ट सर इन एक सभी चीजों पे और सर बात ये और है सर सर एक सर कि 1 से 1.5 महीना तो आप ये समझिए, अगर 8 जुलाई को आता भी है कि रीनीट होगा, तो 1 से 1.5 महीना तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 25 लाख मिलेगा। पेपर फिर से छपवाने हैं, और उन्हें सर और ट्रांसपोर्ट सर कराना है, फिर से सर सेंटर्स सर अलॉट करने हैं, तो 1 से 1.5 महीना अवनी मिलेगा अवनी ही। अवनी 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 सर इन्होंने ये कह रहे अन्य हैं ना कि जितने जितने बच्चे हैं, जितने जिन जिन मैं ये मानता हूँ, जिन जिन भी बच्चों के स्कोर 590 के ऊपर आए हैं, उन्होंने ये ऐसे ये बोर्ड का एग्जाम नहीं कि एक रात पहले पढ़ के आए हैं, उन्होंने डेफिनेटली कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट दिए हों, तब ये स्कोर आए हैं। यानी जो आपका ये जो नंबर, ये खरा सोना है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। आप मॉक टेस्ट दोगे फिर ये रिवाइव हो जाएगा, मेरा ये कहना है बस। बिल्कुल। सर इसी मेरी के बस साथ हम एक ये बात चर्चा को कहनी समाप्त थी। करेंगे। सर बस हाँ, एक लास्ट में मुझे हाँ, बात कहनी थी बिल्कुल। कि जो बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट नहीं हो पाएगा, हम सब कुछ भूल गए हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगी भाई तुम फिर एमबीबीएस कर ही क्यों रहे हो?
4.5 साल तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तुम्हें उसका फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है, टॉक्सिकोलॉजी भी पढ़ना है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं, तुम्हें याद करने हैं, फॉर द सेक ऑफ पेशेंट की जान बचाने के लिए आपको इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या है आपका एमबीबीएस में जाने का? कोई फायदा सही नहीं है। बात है सर। सर 4 ये साल है का सर। पढ़ा हुआ 2 महीने में भूल गए, तो ऐसे तो जब इनके पेशेंट आएंगे फिर तो वो उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या याद रख पाएंगे, जब 4 साल का पढ़ा हुआ 2 महीने में भूल गए। पेशेंट आएगा, इनकी पर्सनल हिस्ट्री नहीं याद रख पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन से एलर्जी है, कौन से महीने से क्या इनको एलर्जी नहीं है। सर ये फिर क्या ही डॉक्टर बनेंगे? ये लोग जो कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है कि 4 साल का पढ़ा हुआ ये 2 महीने में भूल गए हैं। सर ये लोग क्या ही फिर डॉक्टर बनेंगे, और फिर क्यों बनना ही क्यों चाहते हैं फिर ये लोग डॉक्टर? बिल्कुल सही बात है, और आशा करते हैं कि सारी बातें हैं कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो रखी जाएंगी और इन पे विस्तार से चर्चा होगी। और कोर्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है, वो न्याय करेगा। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ इस चर्चा में बहुत सी नई जानकारियां मिली, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना हौसला बनाए रखें। किसी भी समय निराश होने की जरूरत नहीं है, और एक परीक्षा से आपके जीवन की दिशा और दशा है वो तय नहीं होती है। नीट में यदि मान लो कोई स्टूडेंट है वो सफल नहीं भी होता है, तो मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने आगे चल के जीवन में बहुत अच्छा किया। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू।